नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। देश की खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर कई बड़े प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पर की बप्पा की आरती। झारखंड के सियासी ड्रामे में आज एक और क्लाइमैक्स। शाम 4 बजे होगी महापरिषद की बैठक। रायपुर से आ रहे हैं 4 मंत्री। झारखंड में कम मार्क्स देने पर टीचर को पेड़ से बांधकर पीटा। 9वीं क्लास के छात्र फेल होने से थे नाराज। कोल स्मगलिंग मामले में भतीजे अभिषेक को ईडी का समन भेजने पर भड़की ममता बनर्जी। कहा, कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर निकल जाएंगे। आपको बता दें आज शाम करीब 6 बजे जहां वो कोचिन हवाई अड्डे के पास कलाड़ी गांव में आदि शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान की श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा करेंगे। तो वहीं 2 सितंबर को सुबह 9:30 बजे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत के रूप में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का उद्घाटन करेंगे। दरअसल आईएनएस विक्रांत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के एक चमकते हुआ प्रकाश स्तंभ के रूप में है। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक MMSSI द्वारा आपूर्ति किए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनों का उपयोग करके बनाया गया है। यह भारत के समुद्री इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज है और इसमें अत्याधुनिक ऑटोमेशन विशेषताएं दी गई हैं। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत के कमीशन होने के साथ ही प्रधानमंत्री नौसेना के नए ध्वज का अनावरण करेंगे। केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलाड़ी गांव में श्री आदि शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने के बाद दोपहर 1:30 बजे मंगलुरु में करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के कई शहरों के लिए खास होने वाला है। तो बता दें कि पीएम 2 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर इन तमाम चीजों का उद्घाटन करेंगे। पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचे और वहां पर उन्होंने गणेश भगवान की आरती की। बता दें कि इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए एक संस्कृत में एक श्लोक साझा किया और ट्विटर पर लिखा कि गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी के मौके पर देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बधाई दी और नागरिकों के जीवन में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि गणेश चतुर्थी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल मूर्ति भगवान गणेश ज्ञान, सिद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। मैं कामना करता हूं कि गणेश के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रसार होगा। तो पीएम की तरफ से ये ट्वीट कर तमाम जनता को, तमाम देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी गई। पिछले कुछ दिनों से झारखंड में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच आज राज्य की राजधानी रांची में एक महत्वपूर्ण क्लाइमेक्स नजर आने वाला है। दरअसल आज यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। यहां बैठक गुरुवार दोपहर 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्षा में शुरू होगी। आपको बता दें कि इस बैठक के संबंध में बुधवार को मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग द्वारा सूचना दी गई। ऐसे में अब हर किसी की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है। बैठक के बाद राज्य में आगे का सीन क्लियर हो सकता है। इससे पहले झारखंड के 4 मंत्री बुधवार को मेफेयर रिजोर्ट से रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे। आपको बता दें ये सभी यहां से रांची जाएंगे जहां वो सीएम हेमंत सोरेन के साथ होने वाली कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। पहले चर्चा की थी कि हेमंत सोरेन खुद रायपुर आ सकते हैं, लेकिन इस प्लान पर बात नहीं बनी। वहीं आज होने वाली बैठक की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता ने दोपहर करीब 12 बजे बड़ा प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया था। वहीं बैठक से अलग छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के
कोलाहल से दूर नवा रायपुर शहर का मिफेर रिजॉर्ट राजनीति का केंद्र बना हुआ है। इन दिनों आपको बता दें यहाँ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सभी विधायक रुके हुए हैं। फिलहाल पूरे रिजॉर्ट को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर झारखंड से आए 32 विधायक और वरिष्ठ नेता ठहरे हुए हैं। तो बता दें ये राजनीति का अड्डा बना हुआ है फिलहाल इन दिनों। झारखंड में एक अजीब घटना सामने आई है। दुमका के एक गांव में सरकारी स्कूल के छात्रों ने शिक्षक को पेड़ से बांधकर पीट डाला। आपको बता दें कि छात्र पर आरोप है कि उन्हें कम अंक और परीक्षा में फेल करने के लिए छात्र नाराज दिखे, शिक्षक को पेड़ से बांध दिया और कथित तौर पर उनकी पिटाई कर दी। शिक्षक और स्टाफ को पेड़ से बांधने वाले छात्र 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा में कम नंबर आने की वजह से ये सभी स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। दुमका के सरकारी स्कूल के छात्रों का आरोप है कि टीचर ने जानबूझकर उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में कम नंबर दिए, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। इस घटना की वजह से स्कूल के शिक्षकों को मामूली चोटें भी आई हैं। बता दें कि स्कूल के शिक्षक कुमार सुमन ने बताया कि कुछ छात्रों ने हमें बैठक करने के बहाने बुलाया और कहा कि उनका परिणाम खराब हो गया है। बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके प्रैक्टिकल अंक परिणाम में शामिल नहीं थे। ये प्रधान अध्यापक द्वारा किया जाना था, इसलिए हम इसमें कोई मदद नहीं उठा सकते हैं। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए छात्रों से बात करने की कोशिश की। ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी ने कहा कि हमें घटना की जानकारी मिली और सभी शिक्षकों से बातचीत भी की। जब हम वहां पहुंचे तो छात्रों ने बताया कि उन्हें प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा कम नंबर दिए गए हैं और उन्हें अपने शिक्षकों से उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तो बता दें, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षकों को पेड़ से बांधकर छात्र पीटते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम बातें और तमाम प्रतिक्रिया शिक्षकों की तरफ से भी दी गई हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स में कम नंबर दिए जाने के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया है छात्रों के द्वारा। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार छात्रों ने शिक्षकों को पेड़ से बांध दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि यदि उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की किसी भी जांच एजेंसी से नोटिस मिलता है तो वो इसे कानूनी रूप से लड़ेंगे। बता दें कि ममता बनर्जी की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कोयला तस्करी घोटाले में चल रही अपनी जांच के सिलसिले में उनके भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ समक्ष पेश होने के लिए एक नया समन जारी किया था। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि मेरे परिवार को केंद्रीय एजेंसियों से नोटिस मिलता है तो मैं इससे कानूनी रूप से लड़ूंगी। तो ये बयान सामने आया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। हालांकि इन दिनों ये कठिन हो गया है लेकिन मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी आरोप लगाती है कि कोयला घोटाले की रकम कालीघाट जा रही है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। क्या रुपए मां काली के पास जा रहे हैं, सवाल भी उन्होंने खड़ा कर दिया अपने बयान में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के कालीघाट इलाके में रहती हैं। साथ ही ये इलाका अपने काली मंदिर के लिए प्रसिद्ध भी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने में किसी की मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि ये साबित हो जाता है कि मैंने किसी की संपत्ति का अतिक्रमण किया है या ऐसा करने में किसी की मदद की है तो उसे ध्वस्त किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बयान भी सामने आए हैं। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों माहौल गरमाया हुआ है। राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगी को उनकी विस्तारित न्यायिक हिरासत में जवाब में कड़ी सजा देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर परशोक रूप में हमला करते हुए अधिकारी ने एएनआई को बताया कि पार्थ चटर्जी ने बनर्जी के प्रभाव में 800,000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एक स्पेशल ट्रायल चलाना भी चाहिए। ममता बनर्जी के प्रभाव में पार्थ चटर्जी ने 800 से 1000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी और बेरोजगार युवाओं के सपनों को नष्ट भी कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि शर्मनाक है कि गरीबों के पास रहने के लिए जगह नहीं है और राजनेता अपने अवैध धन को छिपाने के लिए अपार्टमेंट खरीद रहे हैं।
भ्रष्ट व्यक्तियों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए। तो बता दें शुभेंदु अधिकारी की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही है। बैनर्जी द्वारा उन्हें गद्दार के रूप में संदर्भित करने के जवाब में अधिकारी ने कहा कि हर कोई जानता है कि गद्दार कौन है या नहीं, उससे पहले आत्म मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम चुनाव के नतीजे खुद बोलते हैं, लोग जानते हैं कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। लोग ने इसका जवाब दिया और इसलिए मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग में हालिया उल्लंघन और प्रतिज्ञागत चूक का जिक्र करते हुए कर्मचारियों के खिलाफ अनुरीकरण कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। सक्सेना ने मंगलवार को सतर्कता निदेशालय यानी कि डीओबी के कामकाज की समीक्षा की थी। आपको उन्होंने बता दें कि उन्होंने निदेशालय और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा जांच में अत्यधिक दूरी किए जाने के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विभागों के कामकाज की नियमित आधार पर ऑडिट की जानी चाहिए। उपराज्यपाल की सतर्कता विभाग के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो और केंद्र अन्वेषण ब्यूरो जैसे जांच एजेंसियों के भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम 1998 की धारा 17A और धारा 19 के तहत किए गए अनुरोधों पर समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एक अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने रेखांकित किया कि जांच लंबित रहने तक किसी अधिकारी का निलंबन अंतकाल तक नहीं हो सकता और डीओबी को निलंबन के सभी मामलों में गुण दोष के आधार पर 1 महीने के भीतर समीक्षा करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि एसीबी और डीओबी द्वारा जांच में अत्यधिक देरी किए जाने का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि इस तरह की देरी न्याय के उद्देश्य को नुकसान पहुंचाती है। उपराज्यपाल ने ऐसे सभी मामलों की 1 महीने के भीतर समीक्षा करने को भी कहा है। विवादों में घिरे बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह ने गन्ना उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी गई है। आपको बता दें अब कार्तिक कुमार बिहार कैबिनेट के सदस्य नहीं रहे हैं। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दे दिया गया है। इससे पहले कार्तिक कुमार का विभाग बदल दिया गया था। कानून मंत्रालय की जगह उन्हें गन्ना मंत्रालय दिया गया था। बता दें कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार ने कानून मंत्री कार्तिक सिंह का बुधवार को विभाग बदल दिया था। अपहरण के एक मामले में कथित संलिप्तता के बावजूद कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की विपक्ष ने भारी आलोचना की थी। बिहार के मुख्य सचिव और आमिर सुबहानी द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल सचिवालय द्वारा 30 अगस्त के एक आदेश के आलोक में उनकी विधि विभाग के स्थान पर गन्ना उद्योग विभाग आवंटित किया गया। कार्तिक सिंह ने 16 अगस्त को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नवगठित महागठबंधन सरकार में आरजेडी के कोटे से मंत्री के रूप में शपथ भी ली थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2014 के अपहरण के एक मामले में कार्तिक के नामजद होने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की थी। तो फिलहाल बता दें कि कार्तिक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ना ही वो अब मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों ने पटना में परीक्षा पैटर्न में बदलाव को लेकर जमकर विरोध किया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जिसमें कई उम्मीदवार घायल हो गए। वहीं अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्य सचिव और दूसरे अफसरों की बैठक बुलाई और बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने को कहा गया है। आपको बता दें कि पेपर लीक के बाद 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा रद्द हो गई थी, लेकिन इसके लिए नई तारीख का भी ऐलान हो गया था। हालांकि अभ्यर्थी परसेंटाइल सिस्टम लागू और 2 पालियों में होने वाली परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी की 2 पाली में आयोजित होने वाली परीक्षा और परसेंटाइल सिस्टम लागू होने के चलते इसमें धांधली होने की आशंका है। इसलिए अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए फिर से शेड्यूल करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि हालांकि पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी
और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी कर दिया। पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा एक दिन में ही आयोजित की जाए, इसके साथ ही इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट भी तैयार की जाए। तो बता दें कि नीतीश कुमार सरकार इसमें संज्ञान ले रही है और आपको बता दें कि छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया था और छात्र लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन के दौरे पर अपने गृह नगर जोधपुर में विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही विकास कार्यों को लेकर घोषणाएं भी की जा रही हैं। बारिश के बाद शहर की सभी सड़कें तार-तार हो गई हैं। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं। इन गड्ढों से वाहनों का निकलना दुश्वार हो रहा है। सड़कों को दुरुस्त करने की बजाय संबंधित एजेंसियां या पैच वर्क का काम लगातार कर रही हैं। बता दें इस बार अधिक बारिश होने के चलते सड़कों का बुरा हाल हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के पद्मश्री कैलाश श्रृंखला बेरी गंगा में मंच पे संबोधित किया। आपको बता दें उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, बारिश ज्यादा हो रही है तो अचानक ठीक नहीं हो सकती हैं। डामर और बारिश का आपस में बैर है। उन्होंने नगरपालिका की मेयर की मौजूदगी में स्पेशल बजट देने की भी बात कही। साथ ही नगर निगम, जीडीए और राज्य सरकार के इस पर ध्यान देने के लिए कहा। सर्किट हाउस के पास केन कॉलेज के बाहर सड़क उखड़ी हुई है, जहां पर प्रशासन ने आनन फानन में मिट्टी और गिट्टी डाली, जिसके कारण वाहन रेंगते हुए सफर तय किया। बता दें कि सड़कों के लिहाज से गौरव पथ को सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन बारिश में यहां भी कई गड्ढे हो गए हैं। एयरपोर्ट से 5 बत्ती चौराहा और गौरव पथ तक की सड़क सही नहीं है। गौरव पथ पर जेएनयू के सेंट्रल ऑफिस के पास और आगे चौराहे पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिवसीय अपने गृह नगर जोधपुर के दौरे पर हैं। बुधवार 31 अगस्त को सीएम ने 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का बेरी गंगा में शुभारंभ करते हुए पद्मश्री कैलाश श्रृंखला समिति वन में पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को आज की प्राथमिक जरूरत बताते हुए इसके लिए हर स्तर पर भागीदारी निभाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं और उसी के अनुसार दुनिया भर में काम लगातार जारी है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि दिल्ली हमारी राजधानी है और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली में ही होता है। सीएम ने कहा कि नुमस के अनुसार जितना वृक्षारोपण होना चाहिए राजस्थान उससे पीछे है। राजस्थान में 50 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को वृक्षारोपण के लिए स्वीकृति की गई है। उन्होंने वृक्षारोपण को लेकर पूरे देश में कैंपेन चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर पर्यावरण की दृष्टि से भी मैं समझता हूं कि ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। बता दें कि पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया के राष्ट्रपति और
प्राइम मिनिस्टर मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लें। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित है। उन्होंने इसके लिए समय रहते कदम उठाने की भी बात कही। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही है। उन्होंने दिल्ली पर निशाना साधते हुए बातें कही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है और सबसे ज्यादा प्रदूषण भी दिल्ली में ही देखने को मिलता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बयान भी सामने आया है। झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। जहां एक तरफ सोरेन सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो इसी बीच सीएम सोरेन ने 1 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक से पहले ये फैसले ले लिए हैं। आपको बता दें, इससे पहले फैसला सीएम सोरेन ने हजारीबाग शहर वासियों को सालों की समस्या से निजात देने का लिया है। सीएम सोरेन ने हजारीबाग नगर पालिका द्वारा अब तक उपभोग किए जा रहे जमींदारी अधिकारों को बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के प्रावधानों और अपर मुख्य सचिव राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में 21 जून को आहत हुए बैठक में अभिलेखों को हस्तांतरण हेतु दिए गए हैं। आपको बता दें कि निर्देश के अनुसार राज्य सरकार में निहित किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। वहीं सीएम सोरेन ने दूसरे फैसले में गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुसंधान की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। इसके अलावा सीएम सोरेन ने अपने तीसरे फैसले में गढ़वा जिलांतर के अंतर्गत रंका अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। सीएम सोरेन ने इन फैसलों पर ऐसे समय में मोहर लगाई है जब रांची से लेकर रायपुर तक सियासी हलचल चल रही है। बता दें कि झारखंड में चल रही सियासी हलचल के बीच महागठबंधन के विधायक कल मंगलवार को रांची से फ्लाइट द्वारा रायपुर गए थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद 4 सितंबर को जम्मू में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। उसी दिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रीय राजधानी में महंगाई पर हल्ला बोल कार्यक्रम करने वाले हैं। बता दें कि गांधी की रैली के दिन ही जम्मू कश्मीर में होने जा रही आजाद के इस कार्यक्रम से ये देखने वाली बात होगी कि क्या उस दिन कुछ और खुलासे होंगे या आरोप प्रत्यारोप होंगे, जिस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। आजाद कह चुके हैं कि उनका त्याग पत्र बस शुरुआत है। ये इस बात का संकेत है कि वो आने वाले दिनों में गांधी परिवार पर अपना प्रहार तेज करेंगे। उधर कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई में इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है और मंगलवार को एक पूर्व और उप मुख्यमंत्री सहित पार्टी के करीब 64 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और वो गुलाम नबी आजाद के खेमे में शामिल हो गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद के नेतृत्व में इन नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संयुक्त रूप से अपना त्याग पत्र भेजा है और इसमें कहा गया है कि हम सभी का दशकों तक पार्टी के साथ बहुत लंबा जुड़ाव रहा, लेकिन दुर्भाग्य से हमने पाया कि हमारे साथ किया गया बर्ताव आपत्तिजनक था और साथ ही अपमानजनक भी था। तो ये आपको बता दें, उनकी तरफ से तमाम बातें सामने आ रही हैं और इस्तीफे का सिलसिला लगातार भी जारी है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक लगातार हो रही भारी बारिश से तबाही मची हुई है। आपको बता दें, जहां यूपी और बिहार के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान में सैलाब ने करीब 12 लोगों से मौत हो गई है। भारत की बात करें तो यहां उत्तराखंड राज्य के धारचूला में मूसलाधार बारिश ने लोगों की जिंदगी ठप कर दी है। वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बिहार के लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी है। इधर पाकिस्तान में हाल ही के दिनों में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि पूरे देश आज तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, उत्तराखंड के धारचूला में भी भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त भी कर दिया है। आपको बता दें कि नाले में उफान आने से यहां बना ब्रिज बह गया, जिसके बाद आसपास के लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ा। ब्रिज मुसियारी तेजम तहसील को जोड़ता था। बारिश के साथ आया हुआ मलबा ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा और ब्रिज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बता दें कि बिहार में भी मुसीबत की बारिश हो रही है। भारी बरसात की वजह से यहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ गया है। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका असर बाढ़ प्रभावित जिलों में देखने को मिल रहा है। बिहार के मुंगेर के दियारा और निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उफनते नालों के बीच लोग पार करते हुए नजर आ रहे हैं नालों को, और साथ ही आप देखिए कि लगातार भारी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है।
कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या में काफी कमी आ रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 16 जिलों में नए पॉजिटिविटी मरीज दर्ज किए गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में 393 सक्रिय पॉजिटिविटी मरीज हैं और आंकड़ा देखकर स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी मरीजों की संख्या कम होने के साथ साथ सैंपलिंग की संख्या भी कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में 4147 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 41 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 42 लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज इंदौर में दर्ज किए गए हैं। इंदौर में अभी तक 2,12,188 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि भोपाल में 1,75,176 मरीज पॉजिटिव निकल चुके हैं। इंदौर और भोपाल के बाद जबलपुर का नंबर आता है। यहां पर अभी तक 68,515 और ग्वालियर में 66,103 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। फिलहाल इंदौर और भोपाल में लगातार जो मामले हैं वो अभी इजाफे पर हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारी कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों के आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।